हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, आज का हमारा सेशन जो हमारा चैप्टर चल रहा था कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर वाला, उसी को लेके हमारा सेशन रहने वाला है आज का। इससे पहले की जो सॉफ्टवेयर वाली क्लासेस रही है उसके अंदर हमने देखा सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्यों ज़रूरी है एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर। और फिर हमने देखा सॉफ्टवेयर के प्रकार देखे। सॉफ्टवेयर के प्रकार में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लिया। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद हमने एक नया पॉइंट स्टार्ट कर लिया था, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस यानी प्रोग्रामिंग भाषाओं के ऊपर हमने पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। और प्रोग्रामिंग भाषाओं में बात करूं तो प्रोग्रामिंग भाषाओं के अंदर हमने जो है लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषाओं को कंप्लीट कर लिया है। और हमारा जो अब स्टार्ट हो चुका है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा तो हम कल ही कर चुके हैं कि भाई क्यों ज़रूरत पड़ी हाई लेवल लैंग्वेज की। चलिए अब उसके आगे ही पढ़ते हैं। और आगे देखिए कि हाई लेवल लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे हम। और उसके बाद एक एक करके सभी हाई लेवल लैंग्वेज को हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए, तो एक उच्च स्तरीय भाषा यानी कि एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रत्येक निर्देश को स्टेटमेंट यानी कथन कहा जाता है। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान रखिएगा आप। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा समझता है। अब मशीनी भाषा सभी को पता है, बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं कि भाई 0 1 वाली जो भाषा होती है, बाइनरी भाषा जो होती है, उसी को मशीनी भाषा कहा जाता है। तो कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा में लिखे निर्देशों को समझ सकता है। इसलिए उच्च स्तरीय भाषा में, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलने के लिए भाषा अनुवादक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। मशीनी भाषा में बदलने के लिए दो प्रकार के भाषा अनुवादक या लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। उसमें से एक है इंटरप्रीटर और एक है कंपाइलर। अब जब ये दोनों ही, इंटरप्रीटर और कंपाइलर, दोनों ही अगर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में चेंज करने का काम करते हैं, तो दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में अंतर क्या है। जब हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर की चर्चा करेंगे, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, तो वहां हम इनका डिफरेंट देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमें यहाँ पर इतना ही याद रखना है कि भाषा अनुवादक के रूप में इंटरप्रेटर और कंपाइलर को भी यूज किया जाता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं, का प्रयोग किया जाता है। चलिए, इस प्रकार की भाषा में कीबोर्ड के सभी अक्षरों का प्रयोग होता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसके अंदर कीबोर्ड के सभी अक्षर का प्रयोग होता है। और हमें पता है कि एक कीबोर्ड पर क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी कीज होती है। जैसे वहाँ पर न्यूमरिक कीज होती है यानी नंबर डाटा भी वहाँ होता है, वहाँ पर विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, तो सिंबल्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर कुछ ऐसी कीज भी होती है जैसे एरो कीज वगैरह हुई, तो डायरेक्शन देने का काम भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम जो है अल्फ़ाबेट, न्यूमरिक, सिंबलिंग, इन सारी कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इन प्रोग्रामिंग भाषाओं की कोडिंग जो है इसी तरीके से की जाती है ताकि इन कीबोर्ड के जो कीज़ है इनका उपयोग हो सके। तो इस प्रकार की भाषा में कीबोर्ड के सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे 0 से 9 तक अंक, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, और बात करें तो अक्षर या चिन्ह। ठीक है, चलिए, तो इनका यूज़ किया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक करके सारे उच्च स्तरीय भाषाओं को देखेंगे और उसमें से जो मेन मेन भाषा है उसके बारे में यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी के बारे में हम थोड़ा सा सामान्य परिचय लेंगे। तो सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले उच्च स्तरीय भाषा आती है फोर्टान। कौन सी आती है भाई? फोर्टान। फोर्टान का नाम सुनते ही सभी को याद आ गया होगा कि भाई कंप्यूटर की किस पीढ़ी के अंदर या कंप्यूटर की किस जनरेशन में जो है इस भाषा का उपयोग किया गया था। तो फोर्टान के लिए तो बेसिकली जैसे जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में मैं बता देती हूँ कि हमने पढ़ा कि कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में ही हाई लेवल लैंग्वेज का यूज शुरू हुआ था। कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन से सभी उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग, मतलब उच्च स्तरीय भाषाओं का उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में सेकंड जनरेशन से स्टार्ट हुआ। और जब यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग शुरू हुआ तो इसमें भी सबसे पहली जो हाई लेवल लैंग्वेज आई वो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी भाई? फोर्टान। कौन सी थी भाई? फोर्टान। अब फोर्टान में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इसकी फुल फॉर्म को लेके। तो इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि भाई फॉर्मूला,
तो फॉर्मूला कहाँ यूज किए जाते हैं? गणित के क्षेत्र में यूज किए जाते हैं। यानी गणितीय गणनाओं से संबंधित अगर कोई सॉफ्टवेयर बना है, या हम कह दें इंजीनियर के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में, तो ऐसे क्षेत्र में कोई काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए होंगे, तो उसके लिए यूज की गई होगी ये भाषा। तो फोर्टान भाषा का मेनली उपयोग कहाँ हुआ? पहली चीज, द्वितीय पीढ़ी की भाषा, और ये पहली उच्च स्तरीय भाषा है। ये क्वेश्चन आप याद रखना कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज आपसे पूछे तो आपको याद होना चाहिए फोर्टान है, जिसका विकास जॉन बेकर्स ने 1957 में किया। किसने किया भाई? जॉन बेकर्स के द्वारा फोर्टान लैंग्वेज का यूज किया गया है और इसको 1957 में आविष्कृत किया गया है। का उपयोग अंक गणितीय गणनाओं तथा इंजीनियर व वैज्ञानिक गणना में उपयोगी है। मतलब वैज्ञानिक के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियर के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में फोर्टान लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो आती है नेक्स्ट भाषा आती है पास्कल। कौन सी आती है भाई? पास्कल। अगर मैं बात करूं तो फोर्टान और कोबोल, फोर्टान और कोबोल ये सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज थी। और थर्ड जनरेशन में हम बात करें तो थर्ड जनरेशन के अंदर बेसिक और पास्कल, बेसिक और पास्कल ये तीनों थर्ड जनरेशन की, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेज थी, है ना। या हम कह सकते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में उपयोग में ली गई भाषा कौन कौन सी है? तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में बेसिक और पास्कल, इन दो भाषाओं का उपयोग किया गया था। ठीक है। और सेकंड की बात करें तो सेकंड में कौन कौन सी थी भाई? फोर्टान और कोबोल। कौन कौन सी थी? फोर्टान और कोबोल। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो फोर्टान हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट हम पढ़ रहे पास्कल। तो पास्कल के लिए भाई सबसे पहली चीज की थर्ड जनरेशन की थी लैंग्वेज, का विकास किया था निकोलस विर्थ के, निकोलस विर्थ के द्वारा ये इन्वेंट की गई है। और 1970 में यानी 1970 में इसको इन्वेंट किया गया है। कब विकास? मतलब किसके द्वारा? निकोलस विर्थ के द्वारा। इसका नामकरण पास्कल क्यों रखा गया है? ब्लेज पास्कल के नाम पे रखा गया है। ब्लेज पास्कल कौन है भाई? हम सब कुछ अच्छे से जानते हैं। ब्लेज पास्कल है जिन्होंने पास्कल कैलकुलेटर का निर्माण किया। जिन्होंने क्या किया था भाई? पास्कल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ब्लेज पास्कल के नाम पे, उनके नाम के सम्मान में इस भाषा का नाम क्या रखा गया? पास्कल। अब ये कहाँ की गई थी? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले उपयोग में ली गई हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयोग में लाई गई उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? तो वो है पास्कल। कौन सी है भाई? पास्कल है। ठीक है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको सबसे पहले मिनी कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। किसके लिए भाई? मिनी कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए, उन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पास्कल का यूज किया गया था। ठीक है। चलो आगे बात करें, नेक्स्ट लैंग्वेज आती है कोबोल। कौन सी आती है भाई? कोबोल। कोबोल की बात करें तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका पूरा नाम क्या है भाई? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नाम से ही पता चल रहा है, बिजनेस शब्द आ रहा है, इसका मतलब व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में उपयोग में ली गई है कौन सी भाई? कोबोल। ठीक है। सर्वाधिक व्यावसायिक क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज है, जिसका विकास हार्वर्ड वॉमबर्ग ने किया था। किससे किया था भाई? हार्वर्ड वॉमबर्ग ने किया था। आंकड़ों की प्रोसेसिंग में काम आने वाली भाषा, द्वितीय पीढ़ी की दूसरी भाषा। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि सेकंड जनरेशन में फोर्टान और कोपोल भाषा का यूज किया गया था। तो द्वितीय पीढ़ी की दूसरी भाषा है। 1958 में कोडोसील, कोडोसील ग्रुप यानी कन्फर्मेशन ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज, कोडोसील की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज, द्वारा विकसित, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर ग्रेस होपर थे। कौन थे भाई? डॉक्टर ग्रेस होपर थे। अब ये क्या कंफ्यूजन है? ध्यान से सुनना। कोबोल भाषा को सबसे पहले विकसित किया था हार्वर्ड वॉमबर्ग ने, लेकिन इस भाषा को और ज्यादा विकसित करने का काम किया था जो मतलब ये कोडोसिल ग्रुप के जो सदस्य थे, उन्होंने इसको विकसित करने का काम किया था, जिसकी अध्यक्ष कौन थी भाई? डॉक्टर ग्रेस होपर। तो ऑप्शन में अगर मान लो हार्वर्ड वॉमबर्ग नहीं दिया हो और डॉक्टर ग्रेस होपर लिखा हो, तो आप जो है डॉक्टर ग्रेस होपर को क्या कर सकते हो? राइट कर सकते हो। और ऑप्शन में अगर ये दोनों ही लिखे हैं तो पहला प्रेफरेंस आपको हार्वर्ड वॉमबर्ग को देना है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत इस कोबोल भाषा की हार्वर्ड वॉमबर्ग ने ही की थी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ हम देखते हैं। अच्छा, बेसिक जो हमारी कोबोल भाषा है, इससे संबंधित कुछ चीजें हो रहे हैं, जैसे कि इस भाषा में लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस भाषा में लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहा जाता है? तो कोबोल भाषा में लिखे गए वाक्यों के समूह को प्रोग्राफ कहा जाता है।
सेक्शन के समूह को डिवीजन कहा जाता है। भाई ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को फिर सेक्शन में बांटा जाता है। पैराग्राफ के बाद में सेक्शन बनेंगे, फिर सेक्शन के समूह को क्या कहा जाएगा, डिवीजन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। अंग्रेजी के समान है, अतः इसमें सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभावित कार्य होते हैं। भाई अंग्रेजी के समान है, मतलब अंग्रेजी के समान की बात करें तो भाई इसकी कोडिंग जो है वो अंग्रेजी के इंग्लिश से शब्दों से मिलती हुई जैसी है। इसमें काम करना भी आसान हो गया, तो इसलिए कहा जाता है सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभावित है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बलिंग इंस्ट्रक्शंस कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस यानी कि हम बात कर सकते हैं नवसिखिया। अब नवसिखिया कौन? नवसिखिया जो अभी अभी कंप्यूटर के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे हैं, तो अभी अभी कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं, तो उनको प्रोग्रामिंग सिखाना, उनको सॉफ्टवेयर बनाना सिखाना, तो उसके लिए जो सबसे पहले लैंग्वेज यूज़ की गई वो है बेसिक। और बेसिक क्या है भाई? जनरली अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन में, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में यूज़ की गई भाषा है। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन में यूज की गई उच्च स्तरीय भाषा है। अब यहाँ पे थर्ड जनरेशन में पहले ही बता दिया है मैंने कि भाई दो भाषाओं का प्रयोग हुआ, बेसिक और पास्कल। बेसिक और पास्कल, इसमें से हम बेसिक के बारे में पढ़ चुके, सॉरी पास्कल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम बेसिक के बारे में। बेसिक बिगिनर ऑल पर्पस सिम्बलिंग इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, बिगिनर से आपको याद रखना है कि नवसिखिया यानी नवसिखियों को सिखाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया गया होगा। चलिए, इसका विकास किया था 1964 में जॉन कैमिनी तथा थॉमस कुर्ट्ज ने। किसी किया था भाई? जॉन कैमिनी वे थॉमस कुर्ट्ज ने किया था। और सबसे पहले ये भाषा जो है पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त की गई है। पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त की जाने वाली प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। तो ये लाइन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए प्रयोग में ली गई पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? तो आपको याद रखना है क्या भाई? बेसिक है। ठीक है, चलो आगे देखें तो सबसे सरल तथा शक्तिशाली भाषा है। सरल तो इसलिए कहेंगे कि भाई बिगिनर्स नवसिखियों के लिए है, तो जाहिर सी बात है सरल ही होगी। आप जब भी किसी नए नए सीखने वाले बच्चों को कुछ सिखाओगे तो उसको सरल तरीके से ही सिखाना शुरू करोगे। सरल है। दूसरी शक्तिशाली भाषा इसको इसलिए कहेंगे कि जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है, उन हाई लेवल लैंग्वेज को सिखाने से पहले ये बेसिक भाषा सिखानी जरूरी है। इससे बच्चे की नींव मजबूत होती है। तो सभी उच्च स्तरीय भाषाओं को नींव का पत्थर भी इस भाषा को कहा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। सरल तथा शक्तिशाली भाषा तथा नवसिखियों के लिए उपयुक्त है। समझ में आई ये बात? चलिए, इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि नींव का पत्थर कौन सी भाषा, सभी उच्च स्तरीय भाषाओं के लिए नींव का पत्थर साबित होने वाली भाषा कौन सी है, या नींव का पत्थर किस भाषा को कहा जाता है आपके बेसिक। ठीक है, चलिए अब आगे चले और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये जो बेसिक लैंग्वेज है, ये जो बेसिक भाषा है, ये भी दो प्रकार की है। एक होती है क्विक बेसिक, मतलब क्विक बेसिक, और एक होती है विजुअल बेसिक। दोनों में अंतर क्या है? क्विक बेसिक क्या है और विजुअल बेसिक क्या है? क्विक बेसिक या विजुअल बेसिक बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भाषा है। तो पहली चीज तो ये क्विक बेसिक और विजुअल बेसिक, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, जिनका उपयोग व्यावसायिक व विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। क्विक बेसिक की मैं बात करूं तो जो ऐसी भाषा जिसकी कोडिंग बहुत जल्दी की जा रही है। विजुअल बेसिक हम ये कह सकते हैं कि जिसमें ग्राफिक्स का भी यूज किया गया होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको बस नॉर्मली ये याद रखना है कि क्विक बेसिक और विजुअल बेसिक, बेसिक के ही दो भाग हैं, या बेसिक के ही पार्ट है, या बेसिक के ही प्रकार है। ठीक है, बट ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का मतलब समझना कि अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग करने के लिए भी कंप्यूटर के अंदर जो है कुछ काम स्टेप बाय स्टेप होते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो इनकी एक मॉडल तैयार किया गया है। क्या तैयार किया गया है? एक मॉडल। यानी कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा जब उसकी कोडिंग की जाती है तो वो एक मॉडल के आधार पे कोडिंग करती है। ठीक है, तो उस मॉडल के आधार पर अगर हम बात करें तो जैसे उसके अंदर हम बात करें तो एक स्टेप आता है भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है उस उद्देश्य को कवर कर लेती है पूरा ही। तो उसको भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कह सकते हैं। और इस मॉडल में अगर मैं बात करूं तो इस मॉडल में स्टेप वाइज स्टेप चलता है। तो एक स्टेप आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंट।
तो ये एक प्रकार की क्या है भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। अब देखो, यहाँ पर ये मॉडल अगर मैं एक्सप्लेन करने से लिखूँ, ये बहुत हाई लेवल का हो जाएगा, ठीक है ना? उतने हाई लेवल पे हमें नहीं जाना है, ठीक है? क्योंकि समय को देखना है, प्लस हमारा कितना वेटेज है कंप्यूटर को लेके, किस एग्जाम में कितना आ रहा है, उस सब को देखते हुए हमें इस मॉडल पर अभी कुछ चर्चा ज़्यादा नहीं करनी है। बस आपको ये ज़रूर याद रखना है, बेसिक एक बेसिक एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है? चलिए आगे। चलो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो उच्च स्तरीय भाषा आती है वो है अलगोल। अलगोल अलगोल की फुल फॉर्म होती है अलोगरिथम लैंग्वेज। अलगोल की फुल फॉर्म क्या होती है? अलोगरिथम लैंग्वेज। अब समय के अनुसार अगर हम बात करें तो अलगोल भी दो प्रकार की बनी है। एक अलगोल जिसका विकास सबसे पहले 1958 में हुआ, वो अलगोल 58 के रूप में जानी गई, और एक जिसका विकास 1960 में हुआ, वो अलगोल 60 के रूप में जानी गई, ठीक है? तो यहाँ पर अलगोल भाषा भी कितने प्रकार की है भाई? दो प्रकार की है। अब इसका मेन अलोगरिथम, अलोगरिथम का शब्द आ रहा है, इसका मतलब गणित से संबंधित ही होगी, ठीक है? तो गणितीय गणनाओं के लिए तथा वैज्ञानिक और इंजीनियर के उद्देश्य से इंजीनियरिंग क्षेत्र में उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम नेक्स्ट उच्च स्तरीय भाषा को देखें। देखो नेक्स्ट आती है कोमल। कोमल उच्च स्तरीय भाषा, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म। अब देखो कोमल अलग है और कोबोल अलग है, ये दोनों भी ध्यान रखना। कोमल अलग है, कोबोल अलग है। कोबोल की मैं बात करूं, ये कहाँ पर यूज की गई थी भाई? सेकंड जनरेशन के अंदर की गई थी, ठीक है? ध्यान रखिएगा। कोमल, कोमल की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन अलोगरिथमिक लैंग्वेज का एक संक्षिप्त रूप है कोमल। कॉमन अलोगरिथम लैंग्वेज यानी एल्गोल को ही थोड़ा और विकसित करके कोमल हाई लेवल लैंग्वेज की गई। अब इसका यूज कहाँ होता है? इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। भाई माध्यमिक स्तर का कोई छात्र है और वो अभी कंप्यूटर सीख रहा है, और कंप्यूटर सीखने में वो सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहा है, मतलब वो प्रोग्रामिंग भाषाओं को सीख रहा है, प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम को कोडिंग करना सीख रहा है, उसके लिए बनाई गई है कॉमन लैंग्वेज। इसका विकास 1973 बेनेडिक्ट लास्ट वे ब्रॉन्ज क्रिच्टन ने किया था, और बेसिक प्लस पास्कल का ही मिला जुला रूप है। वैसे तो ये अलगोल को और आगे विकसित करके बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ विशेषताएं बेसिक की ली गई है और कुछ विशेषताएं पास्कल की ली गई हैं। अब बेसिक की हम बात करें तो भाई बेसिक क्या थी? बिगिनर्स ओल यानी नवसिखियों के लिए थी। और पास्कल की अगर हम बात करें तो पास्कल शिक्षा के क्षेत्र में पहले मिनी कंप्यूटर में यूज की गई। तो इनका कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लेकर जो है इस कोमल भाषा को जो है विकसित किया गया है, ठीक है? तो भाई ये आपको ध्यान क्या रखना है, मेन मेन पॉइंट की बेसिक और पास्कल से मिलकर कौन सी भाषा का निर्माण हुआ है? तो कॉमन हाई लेवल लैंग्वेज का निर्माण हुआ है, जो कि माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए यूज की गई है, और इसको विकसित किसने किया है? वेनेडिक्ट लास्ट एंड ब्रॉन्ज क्रिच्टन ने, ठीक है? आगे बढ़े और आगे देखो नेक्स्ट लैंग्वेज आती है लोगो। नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज आती है लोगो। अब देखो इस चैप्टर में सब कुछ आपको याद करने जैसा ही है, समझने जैसा कुछ नहीं है। आपको हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है उनके बारे में याद रखना है, कब इन्वेंट की गई है वो याद रखना है, किससे इन्वेंट की है वो याद रखना है, और साथ ही साथ कि किस क्षेत्र में यूज हो रही है, बस वो याद रखना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट आती है लोगो। इस भाषा का विकास लिस्प भाषा के माध्यम से हुआ है। लिस्प की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रोसेसिंग। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? लिस्ट प्रोसेस। ये अभी आगे हम पढ़ेंगे ये लैंग्वेज भी, ठीक है? तो लिस्ट प्रोसेसिंग भाषा से ही लोगो भाषा का विकास हुआ है। अब लोगों के नाम से हम जानते हैं कि भाई लोगो, आपने देखा ना कि भाई किसी भी संस्थान का या किसी भी मतलब किसी भी कंपनी का लोगो लगा होता है उसके प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे अगर मान लो कोई कोचिंग सेंटर है तो वो अपने नोट्स पे अपना नोट्स के पीछे जो है अपना लोगो लगा के जरूर, ठीक है? तो लोगों का मतलब होता है कि एक तरीके से चित्रण किया गया है ना, और लोगों को देख के, या लोगों को हम कह सकते हैं एक तरीके से टर्टल है, ठीक है? तो लोगो लैंग्वेज में क्या होगा आप समझ लो इस तरीके से कि भी ग्राफिक का यूज किया गया होगा, ठीक है? लोगो इस भाषा का विकास लिस्प भाषा के माध्यम से हुआ। लिस्प की फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रोसेसिंग। कंप्यूटर शिक्षा को सरल बनाने हेतु तथा छोटे बच्चे भी इस टर्टल की सहायता से सरलता से चित्रण कर सके, इसलिए लोगो भाषा का यूज किया गया है। मतलब इस लोगो भाषा में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया गया होगा तो वहाँ चित्र या ग्राफिक का यूज किया गया होगा, और चित्रों और ग्राफिक के माध्यम से जो है बच्चे जल्दी ही समझ पाते हैं, जल्दी से ही सीख पाते हैं। आपने देखा ही होगा कि वर्तमान में भी छोटे बच्चे जो है मोबाइल का बड़ा यूज कर लेते हैं,
उसके पीछे का रीज़न है। मोबाइल में जो ग्राफ़िक्स होते हैं उससे बच्चों को समझ में आ जाती है कि भई ये मैसेज का फ़ोल्डर है, ये यूट्यूब का फ़ोल्डर है, तो बच्चे बहुत ही एडवांस हो रहे हैं, चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं। अगर वो चीज़ें कमांड द्वारा लिखी हुई होती तो शायद बच्चे नहीं पढ़ पाते, है ना? तो बच्चों का मोबाइल इतना ईज़ी तरीके से यूज़ करने का कारण भी क्या है कि जो कुछ सॉफ्टवेयर है वो लोगो लैंग्वेज में कोडिंग करे हुए हैं, ठीक है? चित्र जब से है तो मतलब बच्चे ने सब सरल तरीके से किया है। चलो आगे बढ़े तो आगे देखो नेक्स्ट आती है सी लैंग्वेज। नेक्स्ट लैंग्वेज कौन सी है भाई? सी लैंग्वेज, जिसे कहते हैं सी भाषा। इसका विकास 1972 में डेनिस रिची के द्वारा किया गया है, डेनिस रिची के द्वारा। हाई लेवल लैंग्वेज की आधारभूत भाषा। अब देखो यहाँ पर ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। एक तो जब आपसे पूछे कि नींव का पत्थर, सभी हाई लेवल लैंग्वेज के लिए नींव का पत्थर, नींव का पत्थर, तो नींव के पत्थर के लिए या सरल व शक्तिशाली भाषा, सरल वे शक्तिशाली भाषा। जब ये दो दो लाइन आ जाए आपके पास या आपके क्वेश्चन में ये दोनों ही शब्द हो, नींव का पत्थर या शक्तिशाली भाषा, देन आपका आंसर आना चाहिए बेसिक। क्या आना चाहिए भाई? बेसिक। लेकिन आपके पास आ जाए कि सभी हाई लेवल लैंग्वेज की आधारभूत भाषा, सभी हाई लेवल लैंग्वेज की आधारभूत भाषा। आधारभूत भाषा का मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज जब और विकसित होने लगी और उनका यूज जब और ज्यादा होने लग गया, तो भाई किसके कारण उनका यूज़ ज़्यादा होने लग गया या क्यों वो और ज़्यादा विकसित होने लगी? क्योंकि जब से हाई लेवल लैंग्वेज के क्षेत्र में सी लैंग्वेज आई है ना, यानी इससे काम करना भी बहुत आसान होगा और इससे छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर बनाना बहुत आसान हो गया। तो इसलिए इसको सभी हाई लेवल लैंग्वेज की आधारभूत भाषा कहा गया। हाई लेवल लैंग्वेज की आधारभूत भाषा का नाम जब आ जाए, देन आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए सी। क्या होना चाहिए भई? सी लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है? चलिए, की लैंग्वेज क्या है? इसका विकास 1972 में डेनिस रिची के द्वारा किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज की आधारभूत भाषा कहलाती है। छोटे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर लिखने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसमें सोर्स प्रोग्राम छोटा और संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। भाई इसकी सोर्स कोडिंग जो होती है वो बिल्कुल छोटी होती है। तो ईजी है ये काम करने के लिए, ईजी है ये उपयोग में लेने के लिए। और जब सोर्स कोडिंग छोटी है तो मतलब और भी जैसे हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर छोटा है तो काम भी बहुत जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आती है सी प्लस प्लस भाषा। मतलब सी लैंग्वेज को ही और ज़्यादा विकसित किया गया और फिर आई सी प्लस भाषा। इसको हम कह सकते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस का मतलब होता है सामान्य उद्देश्य के लिए। सामान्य उद्देश्य का मतलब कि भाई इसको पर्टिकुलर एक कार्य के लिए नहीं बनाया गया है, इसके लगभग एक से अधिक सभी कार्य किए जा सकते होंगे। तो सामान्य उद्देश्य के लिए बनाई गई है, इसलिए ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिसको विकसित किसने किया? जिसको विकसित मतलब जिसका विकास 1972 में जॉन स्ट्रा स्ट्रूप ने किया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सी प्लस प्लस भाषा को किसने विकसित किया? सी प्लस प्लस भाषा का विकास किसने किया? तो 1972 में जॉन स्ट्रा स्ट्रूप ने इसका विकास किया है। ये भी एक प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मैं अब दोबारा यहाँ पे फिर से आपको बता देती हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब कि ये सभी भाषाएं जो है कंप्यूटर में एक मॉडल पर आधारित है। मतलब उस मॉडल के सारे स्टेप पूर्ण करके फिर ये भाषाएं बनाई जाती है। वही उसके अंदर एक स्टेप आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूजर बेस्ड प्रोग्राम तैयार करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि भाई एक यूजर जो है वो अपने हिसाब से भी सॉफ्टवेयर बना सकता है, अपने हिसाब से भी सॉफ्टवेयर को रेडी कर सकता है। तो यूजर बेस्ड प्रोग्राम तैयार करने के लिए अपने आवश्यकता के अनुसार कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा तो उसके लिए उसको सी प्लस प्लस की भाषा आनी जरूरी है। सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा आना जरूरी है। ठीक है? इसका उपयोग यूनिक्स यूनिक्स जो कि हम पढ़ चुके हैं कि भाई एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एंड विंडो विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों सॉफ्टवेयर पर विकसित किया जा सकता है। इसको यूनिक्स वे विंडो दोनों के लिए, इन दोनों पे प्रोग्रामिंग करने के लिए इसको विकसित किया गया है सी प्लस प्लस भाषा को। यह एक कठिन भाषा है, कठिन भाषा है भाई, ध्यान रखिएगा ये कठिन भाषा है। भले ही आप इससे सॉफ्टवेयर बना सकते हो लेकिन ये एक कठिन भाषा है। मतलब एक प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग कर सकते हो बट कठिन भाषा है। ठीक चलिए आगे बढ़े तो नेक्स्ट आती है जावा। अब जावा के लिए एक चीज ध्यान रखना, ये है इंटरनेट की भाषा। इंटरनेट की अगर आपसे पूछे कि इंटरनेट की पहली भाषा कौन सी है तो इंटरनेट की पहली भाषा है जावा। इंटरनेट में जितने वेबसाइट्स है, उनके जितने भी वेब पेज हैं, उन वेब पेज पे जो कोडिंग की गई है वो जावा भाषा को लेके ही की गई है। जावा जो है सबसे पहले की 1995 में ये विकसित हुई है और ये एक प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है।
जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कौन भाई, जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज पर ही आधारित है, जो कि विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य कर सकती है। भाई विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनक्स पे भी कर सकती है, जैसे विंडो पे भी कर सकती है, तो एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य कर सकती है। ठीक है, जावा भी अभी तो इंटरनेट पे चल रही है भैया, इंटरनेट की पहली भाषा है। ठीक है, इसलिए इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ये याद रखिए कि इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहेंगे भाई? जब एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकती है, लाइक यूनिक्स और लाइक हम बात करें विंडो, एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल पा रही है, तो कहेंगे हम क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसी भाषा जो एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज की जा सके, वो कहलाती है क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, विद्यार्थियों को प्रोग्रामिंग सिखाने हेतु महत्वपूर्ण भाषा है। भाई एक तो वैसे तो अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों को सिखाने के लिए सबसे पहले तो बेसिक भाषा, बेसिक है ना, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बलिंग इंस्ट्रक्शंस कोड, ठीक है, ये होती है ना। और अगर उसके बाद भी अगर हम बात करें तो फिर हम जावा को भी ले सकते हैं विद्यार्थियों को प्रोग्रामिंग सिखाने हेतु। ठीक है, चलिए, ये इंटरनेट पर संचालित प्रोग्रामिंग भाषा में सर्वाधिक प्रयुक्त भाषा है, या यूं कह दो कि इंटरनेट पर सबसे पहले इसी भाषा का उपयोग किया गया था। ठीक है, ये इंटरनेट पर संचालित प्रोग्रामिंग भाषा में सर्वाधिक प्रयुक्त भाषा है, जिसका उपयोग वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट इनमें किया जाता है। भाई इंटरनेट पे तो आप वेबसाइट चेक करते हो, वेब पेजेस चेक करते हो, तो वेब डेवलपमेंट में इसका उपयोग हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, एंड्रॉयड में भी आप यूज़ करते हो इसका, गेम डेवलपमेंट में भी उसका यूज़ करते हो। तो जावा एक प्रकार से इंटरनेट की भाषा है, बस इतना याद रखना है, जावा एक प्रकार से इंटरनेट की हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, और आगे देखो, आगे आती है पेज या लिस्प। आगे ये लिस्प कौन सी भाषा है भाई? लिस्प है। लिस्प भाषा है जिसको 1958 में विकसित किया गया, और 1958 में इसको विकसित किसने किया? जॉन मैकार्थी ने। किसने किया भाई? जॉन मैकार्थी ने। और अगर आपसे पूछे कि दूसरी सबसे पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज, भाई पहली हाई लेवल लैंग्वेज तो कौन सी है? पहली हाई लेवल लैंग्वेज है फोर्टान। कौन सी है भाई? फोर्टान। और उसके बाद में अगर कोई हाई लेवल लैंग्वेज आई तो वो कौन सी आई भाई? लिस्प आई, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होती है भाई? लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्प 1958 में जॉन मैकार्थी के द्वारा बनाई गई है, दूसरी सबसे पुरानी भाषा है, की फुल फॉर्म लिस्ट प्रोसेसिंग हो गई है। सर्वप्रथम स्टीव रसेल ने IBM 704 में इसे प्रयुक्त किया। अब देखो, इसको विकसित तो किया जॉन मैकार्थी ने, लेकिन IBM 704 में को उपयोग में कौन लेके आए हैं भाई? स्टीव रसेल। तो क्या पूछा जा सकता है कि लिस्प उच्च स्तरीय भाषा को उपयोग में लाने वाले कौन है? तो उपयोग में लाने वाले हैं स्टीव, कौन है भाई? स्टीव रसेल है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी हम कह सकते हैं कंप्यूटर की 5th जनरेशन, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज हो गया था। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अनुसंधान के क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धि, भाई कृत्रिम बुद्धि का यूज 5वीं पीढ़ी में हुआ था, तो वो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, इसके लिखे गए प्रोग्राम बहुत तेज रन करते हैं। ये प्रोग्रामिंग की सबसे आधुनिक लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग की सबसे आधुनिक लैंग्वेज माना जाता है। देखो पहली पूछे तो फोर्टान है ही, और बाद में अगर हम बात करें तो दूसरी पुरानी भाषा है, यानी सबसे आधुनिक भाषा है। ठीक है, चलो, तो ये लिस्प को लेके भी क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। भाई जितनी जनरेशन में हमने भाषाएं पढ़ी है वो तो आएगी ही आएगी, वो तो इम्पोर्टेंट बन जाती है ना। पूछा जा सकता है किस जनरेशन में कौन सी उच्च स्तरीय भाषा उपयोग में आई, है ना, तो ये तो पता ही है। के अलावा कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं ऐसे भी इंपॉर्टेंट है कि भाई किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है, जैसे नव सीखियों के लिए बेसिक है ना, तो ऐसे इनको लेके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आती है प्रोलोग। नेक्स्ट क्या आती है भाई? प्रोलोग उच्च स्तरीय भाषा जो है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है, प्रोलोग की फुल फॉर्म क्या है भाई? प्रोलोग की फुल फॉर्म है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। जापान में 5th जनरेशन के प्रोजेक्ट हेतु मानक भाषा के रूप में विकसित की, मतलब जब कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही थी उस समय जापान में ये एक प्रोजेक्ट के हेतु मानक भाषा के रूप में विकसित की गई, कृत्रिम बुद्धि के कार्यों में ये भी प्रयुक्त होती है। प्रोलोग और लिस्प, प्रोलोग और लिस्प ये दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यूज की जाती है। बस प्रोलोग के लिए ये फुल फॉर्म याद रख लीजिए, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, और कब हुई है शुरू, ये कंप्यूटर की 5th जनरेशन से आई है। और जब अगर 5th जनरेशन की बात आ जाती है तो समझ लेना कि कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल। आगे बढ़े, और आगे देखो नेक्स्ट आती है कि 1972 में एलन कॉलम रॉथर व रॉबर्ट कोवांडी।
एलन कॉलम रोथर व रॉबर्ट क्वांटी द्वारा प्रोलोग को विकसित किया गया है। प्रोलोग लैंग्वेज जो है उसको 1972 को इंजीनियरों ने मिलकर इसको विकसित किया है, एलन कॉलम रोथर एंड रॉबर्ट क्वांटी। इस भाषा में समस्याओं के समाधान के लिए तर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब तर्क तकनीक यानी लॉजिकल तरीके से आप किसी चीज को सॉल्व कर रहे हैं, तो जहाँ लॉजिक का मामला आ जाएगा, इसका मतलब आप वहां पर अपनी इंटेलिजेंसी को यूज कर रहे हो। वहां पर देखो कंप्यूटर में तो क्या होगी भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होगी। ये आपको याद रख, देखो स्पेलिंग्स का कुछ एरर हो सकता है, इतना सब कुछ हमें मतलब स्पीडली याद नहीं रहता है, तो फिर कुछ एरर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज आती है स्नोबॉल। स्नोबॉल जिसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबल लैंग्वेज। स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबल लैंग्वेज मानव शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं के लिए टेक्स्ट बदलने या सूचनाओं को पुनः प्राप्त करने के लिए काम में ली जाती है। तो स्नोबॉल भाई आपको याद रखना है अनुसंधान के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है, बस इतना याद रखना है। फिर आती है नेक्स्ट एडा। अमेरिका के रक्षा विभाग के लिए विकसित की गई थी। अमेरिका के डिफेंस के लिए जो है सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था, वो किस लैंग्वेज में था भाई, एडा लैंग्वेज में था। फिर आती है सी शार्प। सी शार्प से प्रदर्शित करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की गई है, बहुकार्यात्मक यानी मल्टीटास्किंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज है, जिसका प्रयोग इंटरनेट में किया जाता है। तो सी शार्प का भी प्रयोग इंटरनेट में किया जाता है। अब देखो इंटरनेट से संबंधित अगर आपसे पूछे कि इंटरनेट पे सबसे पहले यूज की गई हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, या इंटरनेट की सबसे महत्वपूर्ण भाषा कौन सी है, तो जावा को ही आपको प्रेफरेंस देना है। लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेट पे और कौन सी भाषा उपयोग की जाती है और जावा ऑप्शन में नहीं है, देन आप जाएंगे किस पे, सी शार्प पे जाएंगे। और ये एक प्रकार की मल्टीटास्किंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा। नेक्स्ट आता है कि पी आई आई का मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट। पी आई फर्स्ट, ये बेसिकली इसको ऐसे लिखा जाता है, पी आई फर्स्ट है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट का क्या रोल है भाई, व्यावसायिक व वैज्ञानिक के क्षेत्र हेतु इसको किया गया है, तथा बहुउद्देशीय प्रसाधन के कारण छोटे मशीनों में इसका यूज होता है। पहली बात तो व्यवसाय और विज्ञान के क्षेत्र में इसका यूज हुआ है, ठीक है। और बहुउद्देशीय यानी हम कह सकते हैं मल्टीपर्पज मल्टीपर्पज के लिए बनाई गई है, यानी कि हम कह सकते हैं जनरल पर्पज के लिए बनाई गई है। भाई जब कोई भी चीज एक से अधिक कार्यों को करने के लिए बन जाए, इसका मतलब उसका उद्देश्य एक तो है नहीं, एक से अधिक उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य के लिए या आपके तो बहुउद्देश्य के लिए है, तो मल्टीपर्पज है, ठीक है। प्रसाधन हेतु वे छोटे मशीनों में इसका यूज किया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट का। नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज आती है RRG। नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है भाई, RRG को हम कहेंगे रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। RRG की फुल फॉर्म होती है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ठीक है। 1960 में आईबीएम द्वारा विकसित की गई, आईबीएम कंपनी द्वारा। अब भैया आईबीएम कंपनी, इसकी फुल फॉर्म भी सबको याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी। और दूसरी एक कंपनी और आपको याद रखनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पो के आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने वाले, के कंप्यूटर बनाने वाले। भाई RRG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर 1960 में की गई, आईबीएम द्वारा विकसित है। व्यावसायिक अनुप्रयोगों में रिपोर्ट जनरेटर बनाने का कार्य में इसका यूज किया जाता है। रिपोर्ट जनरेटर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं HTML। HTML एक प्रकार की क्या है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। CSI डिजाइनिंग हेतु, यहाँ पे ये करेक्शन कर लीजिएगा, डिजाइनिंग हेतु है ना, कंप्यूटर में डिजाइनिंग के क्षेत्र में ना, कंप्यूटर में डिजाइनिंग के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। तो आपको बस इतना रखना है, डिजाइनिंग हेतु। अब एक चीज और
ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की जब हम लोग पढ़ेंगे एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस में जब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जो ये एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, इन प्रोग्राम्स को जो पढ़ेंगे, तो इनमें जो बनी हुई फाइल होती है उस फाइल का एक एक्सटेंशन नेम भी होता है ना। फाइल का एक्सटेंशन नेम यानी उस एक्सटेंशन नेम को देख के आप बता सकते हो कि ये फाइल जो है किस प्रोग्राम में बनी है। लाइक जैसे मैं यहाँ लिखूँ, लाइक जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ मैंने लिखा नेहा डॉट डीओसी, ये मैंने लिखा, या मैंने लिखा डॉट डीओसी एक्सटी। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। एक मैंने फाइल यहाँ बनाई है नेहा डॉट एक्सएलएस, और एक फाइल मैंने बनाई है यहाँ नेहा डॉट पावर, सॉरी पीपी, ठीक है, पीपीटी। तो अब देखो 3 फाइलें बनी हुई है नेहा के नाम से, लेकिन हम हमें कैसे पता चले कि ये जो फाइल है ये फाइल किस प्रोग्राम में बनाई गई है ना, किस एप्लीकेशन प्रोग्राम में इसको बनाया गया है। तो देखो इसके बाद का जो नाम है ये होता है एक्सटेंशन नेम। ये फाइल का क्या है भाई, एक्सटेंशन नेम। तो फाइल का एक्सटेंशन नेम ये बताता है कि फाइल किस प्रोग्राम में बनाई गई है। फाइल का एक्सटेंशन नेम बताता है कि फाइल किस प्रोग्राम में बनाई गई है। तो डॉट डीओसी की हम बात करें तो ये होती है डॉक्यूमेंट फाइल। क्या होती है भाई, डॉक्यूमेंट फाइल। और डॉक्यूमेंट फाइल बनती है वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर बनी फाइल क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट फाइल। डॉट एक्सएलएस का मतलब होता है, डॉट एक्सएलएस का मतलब होता है कि एक्सेल की स्प्रेडशीट वाली फाइल है, तो ये भाई एक्सेल की फाइल है। एक्सेल में बनी फाइल क्या कहलाती है, एक्सेल में बनी फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है, डॉट एक्सएलएस। डॉट पीपीटी ये बताता है कि पावर पॉइंट की फाइल है, तो ये भाई डॉट पीपीटी के द्वारा हमें पता चल जाता है कि ये पावर पॉइंट में बनी फाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइल के एक्सटेंशन नेम से हम पता कर पाते हैं कि फाइल जो है वो किस प्रोग्राम में बनी गई है, ठीक है। अब इन फाइल के एक्सटेंशन नेम में देखिए आप, वर्जन 2003 तक सभी फाइल के एक्सटेंशन में, सभी फाइल के एक्सटेंशन नेम के अंदर अगर हम बात करें तो नॉर्मल ही था, डॉट डीओसी, डॉट एक्सएलएस, डॉट पीपीटी। लेकिन 2007 वर्जन से सबके नाम के आगे एक्स भी और लग गया। और ये एक्स लगने का कारण क्या था, अच्छा जैसे ये डॉट एक्सएलएस एक्स, डॉट डीओसी एक्स, और डॉट एक्सएलएस एक्स, डॉट डी एक्स, डॉट एक्सएलएस एक्स, और डॉट, अब ये जो एक्स है, ये एक्स इनके एक्सटेंशन नाम में आने का कारण क्या था कि अब इन प्रोग्राम की जो कोडिंग की जा रही है, इन सॉफ्टवेयर को जब बनाया जा रहा है, तो इनकी जब प्रोग्रामिंग की जा रही है, उस प्रोग्रामिंग को करने के लिए जो है एच टी एम एल लैंग्वेज का यूज़ किया गया। और एच टी एम एल की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी इस लैंग्वेज में इनकी कोडिंग की गई है, और इंटरनेट पर ये इसी तरीके से, इस लैंग्वेज में इनकी हमें कोडिंग मिलेगी, इसी लैंग्वेज में हमें मिलेगी। तो इस कारण से ये एक्स जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के उपयोग के कारण ये जो है सभी फाइल के नेम के आगे, एक्सटेंशन के आगे एक्स लगने, ठीक है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली भाषा ही है भाई, सॉफ्टवेयर बनाने के, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए ही है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और हम यहाँ लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइनिंग करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे, चलो नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज आती है एसक्यूएल। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, या इसको हम कह सकते हैं रेडिएशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेतु इसका उपयोग किया जाता है। आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस यानी रेडिएशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी लैंग्वेज का भाई, एसक्यूएल लैंग्वेज का। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है और आपसे इसका यूज पूछा जा सकता है, बस इतना आपको याद में रखना है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आती है वीबी। वीबी यानी विजुअल बेसिक। भाई अपन ने जब बेसिक लैंग्वेज पढ़ी थी तो उस पे अपन ने दो उसके प्रकार देखे थे, एक होती है क्विक बेसिक और एक होती है विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक क्या है, जीयूआई बेस्ड है, एप्लीकेशन को बनाने में है। तो मैंने आपको उसी समय बताया दिया कि भाई चित्र को देख के आप अगर कुछ भी कंप्यूटर में काम कर सकते हो, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो चित्रों पे आधारित है तो फिर वो विजुअल ही होंगे, ठीक है। विजुअल बेसिक यानी जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन को बनाने में। नेक्स्ट है ओरेकल। ओरेकल भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है डेटाबेस प्रबंधन में, यानी डीबीएमएस में, डाटाबेस प्रबंधन भाषा हेतु का उपयोग किया जाता है। किसका भाई, ओरेकल का। डीबीएमएस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है भाई, फोर्थ जनरेशन में इसको यूज किया गया। इन्हें स्व प्रोग्रामिंग भाषा भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ से ये लाइन इंपोर्टेंट हो जाती है और यहाँ से क्वेश्चंस भी पुटअप किया जा सकता है कि स्व प्रोग्रामिंग भाषा किसी कहेंगे, तो स्व प्रोग्रामिंग भाषा है भाई ओरेकल, और फोर्थ जनरेशन में यूज की गई। फोर्थ जनरेशन में इसका उपयोग जो है वो शुरू किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, जैसे कि रैमिस सेकंड, फॉर्मस, नोमाड, एम ओरेकल, ये सभी की सभी भी क्या कहलाती है, स्व प्रोग्रामिंग भाषा है ना। सेल्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम ओरेकल को रखेंगे, रैमिस सेकंड को रखेंगे,
कॉमर्स को रखेंगे, नोमाड को रखेंगे एवं ओरेकल को रखेंगे। ये ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। सबके नाम आपको याद रहने चाहिए, वे कौन कौन सी स्वयं प्रोग्रामिंग भाषाएं भी। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में पढ़ लिया है। किसके बारे में पढ़ लिया है भाई, लैंग्वेज के बारे में पढ़ लिया है। अब जो हमारा हार्डवेयर मतलब जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने जो है कि भाई हमें इसमें किस प्रोग्राम को रखना है, हमने इसमें रखा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को रखा था, जो कि हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद में हमने सारी लैंग्वेजेस को रखा, तो लैंग्वेजेस भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर को। ठीक, उसके बाद में हमने रखा फर्मवेयर को। किसको रखा था भाई, फर्मवेयर प्रोग्राम को। अब हम पढ़ने वाले हैं फर्मवेयर प्रोग्राम। और एक इसके अंतर्गत हमने रखा है डिवाइस ड्राइव को। किसको रखा है भाई, डिवाइस ड्राइव को, तो उसको भी पढ़ेंगे। और उसके बाद में एक लास्ट बचेगा यहाँ पे यूटिलिटी प्रोग्राम। क्या बचेगा भाई, यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम और बात करें हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इनको हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अब हम लास्ट यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर में इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फर्मवेयर और डिवाइस ड्राइव। तो देखो यहाँ पर फर्मवेयर क्या होता है। फर्मवेयर की मैं बात करूँ तो फर्मवेयर को आपको बेसिकली ऐसे याद रखना है कि फर्मवेयर का मतलब है, फर्मवेयर का मतलब होता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। क्या होता है भाई, हार्डवेयर प्लस। कंप्यूटर में कोई ऐसा कंपोनेंट या कंप्यूटर में कोई ऐसा उपकरण या कोई ऐसा घटक जो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के रूप से मिला जुला है ना। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ रोम चिप, किसकी बात करते हैं, रोम चिप। रोम की बात करें तो रोम जो है एक प्रकार की क्या है भाई, मेमोरी है। और कंप्यूटर की ये प्राइमरी मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है। ये जो रोम चिप होती है ये मतलब प्लास्टिक की मतलब एक सेमीकंडक्टर पदार्थ की बनी होती है ना। सेमीकंडक्टर पदार्थ की बनी है, इसका मतलब चिप है, और इसको फिजिकल रूप से हम टच करके देख सकते हैं। तो भौतिक रूप से जिन कंप्यूटर के भागों को छूकर या देख सकते हैं तो वो तो कहलाते हैं हार्डवेयर। तो यहाँ पे हम रोम चिप को भी जो है मदरबोर्ड पर देख सकते हैं आराम से, और मदरबोर्ड पे हम इसको हाथ से टच करके भी देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या है, हार्डवेयर है। क्या है ये भाई, हार्डवेयर है। अब इस हार्डवेयर चिप पे चूंकि एक मेमोरी भी है, कोई भी डाटा आप इंस्टॉल करोगे तो मेमोरी में ही जाके इंस्टॉल होगा ना। तो ये हार्डवेयर है, और अब इसके ऊपर आपने जो है बायोस प्रोग्राम यानी कि बायोस सॉफ्टवेयर आपने इस पे इंस्टॉल किए हैं। जब कंप्यूटर बनता है तो कंप्यूटर के निर्माण के समय ही कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल किए गए होते हैं। जैसे कि बायोस प्रोग्राम कंप्यूटर के निर्माण के समय ही बायोस प्रोग्राम को रोम चिप पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो भाई हार्डवेयर पे जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों के रूप से मिलकर ये रोम चिप बनी है। इसलिए इनको कहेंगे फर्मवेयर। क्या कहेंगे, फर्मवेयर। या यूं कह दो कि ऐसे प्रोग्राम जो किसी हार्डवेयर पे इंस्टॉल किए गए हैं वो कहलाते हैं फर्मवेयर। तो देखो, फर्मवेयर प्रोग्रामों का सेट है से निर्माता द्वारा मतलब कंप्यूटर निर्माता द्वारा रोम में इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि बायोस प्रोग्राम, और बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, फर्मवेयर का एग्जांपल आपको मिल ही गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है डिवाइस ड्राइव कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइस है, लाइक इनपुट डिवाइस है, लाइक आउटपुट डिवाइस है, जितनी भी पेरिफेरल डिवाइस है, तो कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइस होती हैं उन डिवाइस को कंप्यूटर के अंदर काम करवाना या कंप्यूटर में उन डिवाइस से काम करवाना, उन सभी के लिए उनका एक ड्राइव होना जरूरी है। तो वही कहलाता है डिवाइस ड्राइव। अब डिवाइस ड्राइव क्या है वो देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल किया जाता है उसे कहते हैं डिवाइस ड्राइव। क्या कहते हैं भाई, डिवाइस ड्राइव है। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क को चलाने के लिए कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव सॉफ्टवेयर होता है, सीडी को चलाने के लिए सीडी ड्राइव होता है, डीवीडी को चलाने के लिए डीवीडी ड्राइव होता है। तो भाई ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी डिवाइस को चलाने में, डिवाइस को कनेक्ट करने में काम आते हैं वो होते हैं डिवाइस ड्राइव। और डिवाइस ड्राइव एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फर्मवेयर भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्लियर है भाई, ये सब कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट आते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं भाई, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है।
चलें आगे। तो चलिए कि भई आगे देखते हैं और आज का हमारा जो सेशन है, वो हमने कंप्लीटली यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सारी लैंग्वेज को कंप्लीट कर लिया है। लो लेवल लैंग्वेज पढ़ ली, हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ ली। अब नेक्स्ट सेशन में जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में और यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में। इनको पढ़ने के बाद हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर तो कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लेंगे सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बस बढ़ते रहिए इसी तरीके से, पढ़ते रहिए और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, बने रहिए आप वेदांत क्लास के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।